हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं के पार्ट 3। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आदर्श गैस समीकरण, और इसके बाद हम लोग देखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को। तो ये दो टॉपिक है जिनको इस वीडियो में हम लोग बहुत विस्तार से जानने वाले हैं, और इसके साथ साथ इन पर आधारित अनेक प्रकार के आंकिक प्रश्नों को भी इसी वीडियो में हम लोग हल करना सीखेंगे। यदि आपको इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस चैप्टर के इसके पहले वाला पार्ट जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इधर ऊपर आई बटन से भी आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने इसके पहले वाला पार्ट देखा है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। तो इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था बायल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम। तो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और आवोगाद्रो के नियम को जब हम एक साथ संयुक्त कर देते हैं, तो एक साथ संयुक्त करने के बाद जो नियम या जो समीकरण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो आइए हम लोग संयुक्त करके देखते हैं कि आखिर कौन सा नियम यहाँ पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को देखना है आदर्श गैस समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आदर्श गैस समीकरण की सबसे पहले हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे समीकरण का। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बायल का नियम, और ये नियम आपने इसके पहले वाले पार्ट में जान लिया है। इसके बाद आपने उसी पार्ट में देखा था चार्ल्स का नियम, और इसके साथ साथ उसी पार्ट में आपने देखा था आवोगाद्रो का नियम। देखिए ये नियम जो है इसकी व्याख्या की जाती है स्थिर ताप पर। ये नियम बनाया गया है स्थिर दाब पर, तो ये दोनों ऐसे बनाए गए। अब बायल का नियम क्या था? तो बायल का नियम हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। बायल का नियम था कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बायल के नियम में यही बताया गया था कि जो आयतन होगा स्थिर ताप पर, वो वहां पर गैस के जो दाब होगा उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। चार्ल्स के नियम स्थिर दाब पर बनाया गया था, और बोला गया था कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो आयतन होता है वो स्थिर दाब पर क्या होता है कि परम ताप पे क्या होता है, समानुपाती होता है। पढ़ चुके हैं। और आवोगाद्रो का नियम तो आपने पढ़ा था कि आवोगाद्रो का नियम बोलता है कि जो है कि ताप और दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। यानी कि ये बोल रहा था कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N होगा। ठीक है, जब ताप और दाब दोनों क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, यहाँ दोनों स्थिर रहते हैं। तो ये आपने 3 नियम पढ़े थे। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, संबंध 1, संबंध 2, और इसको मान लेते हैं संबंध 3। और यहां लिख सकते हैं कि संबंध 1, 2 व 3 से, या संबंध 1, 2 व 3 को संयुक्त करने पर, अब जब आप तीनों संबंधों को संयुक्त करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए V प्रोपोर्शनल टू जितना है तो V प्रोपोर्शनल ही सब है। तो यहाँ V प्रोपोर्शनल टू देखिए इस साइड क्या क्या है, ऊपर आपका क्या है, N और T है। तो ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमने लाइन खींच लिया। देखिए P कहाँ है, नीचे, तो इसको नीचे लिखते हैं। फिर T कहाँ है, ऊपर, तो T हम लोग यहाँ ऊपर लिखते हैं। N भी कहाँ है, ऊपर, तो N यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए V के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है N, और V के समानुपाती है T, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये तो ये ऊपर, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल जो है P, तो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे। और इस प्रकार एक यहाँ संबंध आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस संबंध को हम लोग एक स्थिरांक रूप में बदलेंगे। तो जब यहाँ स्थिरांक लगाएंगे तो V बराबर हो जाएगा, और यहाँ एक स्थिरांक आएगा।
और खास बात है कि यहाँ स्थिरांक जो होता है वो के नहीं होता, यहाँ का जो स्थिरांक होता है उसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से। के भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जनरली ये व्यापक स्थिरांक है, इसलिए इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, आर क्या है? स्थिरांक। और ये क्या आ जाएगा? एन टी अपॉन क्या आ जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, पी को उधर ले जाते हैं तो हो जाता है पी बी बराबर एन को आगे लिखते हैं एन आर टी। तो ये एक देखिए एक सूत्र आ गया, और यहाँ पर जो आर है, ठीक है, सभी चीजों को लिख देते हैं। ठीक है, आर एक क्या है? स्थिरांक है। आर स्थिरांक है, और इसको हम लोग कहते हैं गैस स्थिरांक या सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। ठीक है, या इसको गैस नियतांक भी कहते हैं, गैस नियतांक कहते हैं, या हम लोग सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम है। इसका मान देख लीजिए, स्थिरांक है तो जाहिर सी बात है कि अगर बहुत व्यापक स्थिरांक है तो उसका मान क्या होगा? फिक्स होगा। तो इसका मान जो होता है 0.082 होता है। ठीक है, लीटर होता है, और इसके बाद हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, लीटर होता है, वायुमंडल होता है, वायुमंडल, और फिर इधर होता है मोल इनवर्स, और होता है केल्विन इनवर्स। ठीक है, या इसको अगर हम लोग मान को और बदले जूल में, ठीक है, तो ये आपका जो हो जाता है ये 8 पॉइंट जो होता है 314। ठीक है, 8.314 होता है जूल, और इसके बाद ये होता है मोल इनवर्स। ठीक है, इधर से लिख देते हैं मोल इनवर्स, और क्या होता है? केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका जो है कि जब हम इसमें लिखेंगे लीटर वायुमंडल, मतलब कहने का ये मतलब है कि ये भी एक मात्रक होता है, ये भी मात्रक होता है, जो परिस्थितियां निर्भर करता है कि आप इन चीजों को किस रूप में ले रहे हैं। ठीक है, दाब को आप कैसे ले रहे हैं? अभी दाब को आप लेंगे वायुमंडल में तो ये वाला आपको आर का मान रखना होगा। अभी दाब को आप क्या ले लिए? पास्कल में रख दिए, तो ये वाला आपका ये वाला आर का मान रखना होगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपने देख लिया, और यही जो आपको समीकरण मिला है यही है आदर्श गैस समीकरण। ये कौन समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। और आपको बता दें कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यही है। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण और सूत्र है। आप समझ सकते हैं कि इसमें सभी को एक साथ बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखना है कि जब हम लोग इस पर सवाल क्वेश्चन करते हैं, हल करते हैं, तो क्वेश्चन हल करते समय हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। ध्यान क्या रखना होता है कि यहाँ हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट में है। ठीक है, यहाँ जैसे कि जब हम रखेंगे, जैसे अगर हम आर का मान रखेंगे 0.082 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करते समय हमको ये मालूम चला कि होना चाहिए कि इसमें कौन क्या क्या है और उसका मात्रक क्या है। ये ऐसे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हम इस मात्रक के लिए लिख रहे हैं, ऊपर वाले के लिए, तो इसी का हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पी क्या है? दाब है। अब आपको याद रखना है कि दाब जो यहाँ पर होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए? वायुमंडल में होना चाहिए। किसमें? वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल को हम लोग क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब के कई मात्रक है, जैसे बार हो गया, एमएम हो गया, वायुमंडल हो गया, ऐसे तमाम। ठीक है, तो यहाँ हमको जो दाब रखना है वो खास बात रखना है वायुमंडल में। अगर वायुमंडल में है तभी हम लोग दाब इस सूत्र में उसका प्रयोग करेंगे। अगर इस वायुमंडल वाले मात्रक में नहीं है तो हम लोग नहीं करते हैं वहां पर प्रयोग। वैसे समय में जो भी दिया है उसको हम लोग वायुमंडल में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। हम आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो सिखाएंगे कि अगर वायुमंडल में दाब नहीं दिया है, एमएम में दिया है या किसी और मात्रक में दिया है, तो कैसे उसको चेंज करते हैं हम लोग वायुमंडल में। बस याद रखना है कि यहाँ दाब होगा तो वायुमंडल में ही होगा। ठीक है, आयतन देखिए वी क्या है? आयतन। अब देखिए, अब जब आपको क्वेश्चन इस पर मिलेगा तो आयतन जो होगा वो लीटर में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, कई में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको रखना है वी, वो किसमें रखना है? लीटर में। क्योंकि यहाँ देखिए इसमें क्या है? लीटर है। अगर आपने लीटर में न रख के अगर आपने एमएल कुछ रख दिया तो आपका आंसर कभी भी नहीं आने वाला। ये याद रखना है। यन क्या है? यन आपका क्या है? मोलों की संख्या है। यन क्या है? मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या तो सिंपल है, आप जानते होंगे। और टी जो है ये क्या है? टी देखिए ये क्या है? टी इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है नीचे आपको ना दिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं।
टी जो है ये ताप नहीं, ये क्या है, परम ताप। टी परम ताप है, यानी किसमें है, केल्विन में। ठीक है, याद रखना है, आपके क्वेश्चन जितने भी दिए जाते हैं, हमने देखा अधिकतर में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहता है, आप डिग्री सेल्सियस उठाकर रख देते हैं, आंसर आता ही नहीं है, तो उसको केल्विन में आपको बदलना होगा, तब यहाँ टी रखना होगा, नहीं तो कोई आंसर नहीं आएगा। आपको पता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग उसमें 273 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारी चीजें जान लिया। अब देखिए इस सूत्र को हम लोग एक और फॉर्मेट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए पीबी बराबर NRT, इसको एक और संबंध में हम बदलते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि अणुभार या इसको घनत्व भी इसमें निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं। पीवी बराबर N मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार। यानी कि किसी गैस के मोलों की संख्या निकालना है तो उसके द्रव्यमान में जब उसके अणुभार का भाग देते हैं तो उसके मोलों की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि N बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान बटे होता है मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ ये लिख दे रहे हैं कि ये जो यहाँ पर M है, ठीक है, या इधर लिख दे रहे हैं ज्यादा, M क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, ये गैस का द्रव्यमान है। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, ये है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, या इसी को आप लोग अणुभार भी कहते हैं। ठीक है, तो भार बटे अणुभार बहुत ज्यादा बार आप पढ़े होंगे, मोल अवधारणा बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा क्या, T। तो इस सूत्र का भी हम लोग बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। इसका कब हम लोग प्रयोग करेंगे, जब कभी ऐसा होता है कि आपको जो है मोलों की संख्या न दिया हो, मोल न देके आपको भार दे दिया हो। जैसे दे दिया होगा कि गैस जो है वो 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, तो वैसे समय उसको आपको मोल में बदलना होगा। तो वैसे समय आप लोग यहाँ द्रव्यमान में उसके अणुभार या मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो ये मोल में बदल जाएगा। वैसे समय ये वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक चीज और देख सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि ये V जो है इस साइड लेके आए, ठीक है, V इस साइड लेके जाए, तो देखिए बाकी सारी चीजें उस साइड ले जाते हैं या छोड़ देते हैं, P को उधर ही। और देखिए अगर यम या चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम लोग V को इस साइड लेके आए, ठीक है, और यम को भी रहने दें, और यहाँ हो जाए RT। ठीक है, तो यहां से आप देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया m अपॉन v, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग क्या करते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर डेंसिटी, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि p बराबर, यहाँ लिख सकते हैं d क्या है, घनत्व, और यहाँ RT अपॉन लिख सकते हैं m। ठीक है, यहां से हम चाहें तो बाकी सारी चीजें उस साइड ले जाके हम ऐसे लिख सकते हैं कि d बराबर घनत्व बराबर, यहाँ लिख सकते हैं Pm अपॉन RT। यानी कि अगर आपको उस गैस का घनत्व निकालना है तो आप घनत्व भी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र के जितने भी रूप थे हमने सब के सब आपके बता दिए, बहुत जितने भी घनत्व वाला रूप, यहाँ पर मोलर द्रव्यमान भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप घनत्व भी निकाल सकते हैं। तो घनत्व और मोलर द्रव्यमान और इस आदर्श गैस समीकरण का जो भी संबंध था हमने सब आपको बता दिया। तो आदर्श गैस समीकरण आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं और दूसरा जो नियम है वो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, अब हम लोग उसको देख लेते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक जो है वो है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो अब डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो डाल्टन के अनुसार स्थिर ताप पर एक पात्र में रखे अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब घटक गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। और यही सिंपल सा जो नियम था यही था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब इसको हमने परिभाषा के रूप में आपको बताया। अब जब हम इसको एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे चित्र द्वारा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक पात्र ले लेते हैं, ये हमने एक पात्र ले लिया, ठीक है, और हमने इसका आयतन मान लिया कि इसका आयतन फिक्स है V लीटर का हमने पात्र ले लिया। और V लीटर के पात्र में हमने कई गैसें भर दिया। जैसे इसमें हमने गैस भर दिया A, इसी में हमने भर दिया B, इसी में हमने भर दिया C। आप चाहे जितना 8-10 गैसें भर सकते हैं या ज्यादा गैस भर सकते हैं या 2 ही गैस भर सकते हैं, मतलब कई गैसों का हमने क्या भर दिया, मिश्रण भर दिया। ठीक है, ये सब क्या है, सब गैस है, ये सब गैस है, ये भी क्या है, गैस है। अब कई गैसों का मिश्रण भर दिया। अब जब कई गैसों का इसके अंदर मिश्रण भर देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएंगी, गैस हो जाएंगी।
अब जब इसके अंदर गैस हो जाएंगे तो आपको पता है कि जो गैसें होती है वो पात्र जो होता है उसके सतहों पर क्या लगाती है, दाब लगाती है, प्रेशर लगाती है। ये सारी गैसें चारों तरफ क्या लगाएंगी, दाब लगाएंगी, और इसके अंदर जितना गैस उतना ही ज्यादा क्या होगा, दाब होगा। तो अगर इसके दाब को हम लोग मान ले क्या, कुल दाब, कुल दाब, कि इसके अंदर इन सभी गैसों के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कुल दाब कहेंगे। ठीक है, तो डाल्टन ने ही बताया कि इसका जो कुल दाब होगा, इस पात्र में अगर हम कई गैसें रखें और ये गैसें अगर अन्योन्य क्रिया से विहीन हो, अन्योन्य क्रिया का मतलब ये है कि आपस में क्रिया न करे। ऐसा ना हो कि हम लोग ए बी सी डाला और इसमें जाके वो क्रिया कर गई और क्रिया करके नई गैस बना ली, एक ही गैस वहां पर मिल गया। आप डाले हैं 3 गैस, पता चला वहां गई क्रिया के रिएक्शन करके कोई नया एक बड़ा सा गैस बना ले, तो ऐसा ना हो, ये आपस में क्रिया न करे। जब ये आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो ऐसे समय जो इनका दाब होगा वो कुल दाब कहलाएगा। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार ऐसे समय में जो कुल दाब होगा वो ए बी सी के अलग अलग आंशिक दाबों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये आंशिक दाब क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है कि हम लोग ये 20 लीटर का पात्र ले लें। ये हमने ले लिया पात्र कितने लीटर का, 20 लीटर का, और ये जब 20 लीटर का पात्र ले लिया और इस 20 लीटर के पात्र में हमने केवल और केवल भर दिया ए गैस। केवल हमने किसको भरा, ए गैस को। यहां पर केवल और केवल कौन है, ए गैस है, केवल ए गैस है। तो ऐसे समय देखिए पात्र यहां भी 20 लीटर था, यहां भी 20 लीटर है, सेम आयतन का पात्र है, और हमने इस 20 लीटर में केवल एक ही गैस को भरा है, ए गैस को। तो ऐसे समय ए गैस जो होगा, जो हमने जितना भरा है, जो उसकी मात्रा, वो अपने चारों तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ये भी पात्र पे क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। तो ऐसे समय ये ए गैस जो अकेले, इसमें जितना ए गैस डाले हैं, जितना इसमें डाले हैं मात्रा, उतनी मात्रा में हम लोग 20 लीटर के पात्र में केवल ए गैस ले, तो ऐसे समय जो इसका दाब होगा उसी दाब को हम लोग कहेंगे आंशिक दाब। बड़ा ही सिंपल है, आंशिक दाब मतलब केवल ए के द्वारा लगाया गया दाब। इसी तरह हमने एक और पात्र लिया 20 लीटर का, और उसमें इसमें जितना बी गैस डाले हैं केवल उतना ही बी गैस उठा के उसमें डाल दिया जाए। तो ऐसे समय उस बी गैस के द्वारा जो केवल और केवल उसका दाब होगा इसी पात्र के अंदर, वो कहलाएगा बी का आंशिक दाब। इसी तरह सी का आंशिक दाब। तो आपने समझ लिया, मिक्स होंगे तो कुल दाब कहलाएगा, और उसी पात्र में उतने ही मात्रा में अगर अलग रखा जाए तो वो केवल उसी गैस का दाब होगा, और उसी दाब को हम लोग कहते हैं आंशिक दाब। ठीक है, तो डाल्टन अगर इसका आंशिक दाब हम लोग ए गैस का क्या मान ले, हमने मान लिया पी ए, इसका आंशिक दाब। ठीक है, ए का आंशिक दाब, हमने ए गैस का आंशिक दाब यहां लिख देते हैं कि माना ए बी सी, या ऐसे जितनी भी गैस लेना है हम सी तक मान ले रहे हैं कि आंशिक दाब क्रमशः, ठीक है, पी ए पी बी पी सी ऐसे, ठीक है, हो, तथा कुल दाब जो है कि क्या हो जाए, पी हो। तो ठीक है, तो हमने मान लिया, मतलब यहां पर मान लिया कि यहां मिक्स कर दिए हैं तो ये इसका कुल दाब है, और यहां अलग अलग रखेंगे तो वही आंशिक दाब कहलाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए बी सी के जो आंशिक दाब है वो पी ए है, पी बी पी सी है, सिंबल के द्वारा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर बगल में जो है कि रोड है, तो यहाँ समय समय पर कुछ वाहन चलते रहते हैं तो उनका थोड़ा बहुत साउंड आता है। ठीक है, तो उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को समय पर तमाम साउंड सुनने को मिल जाते होंगे, जैसे ट्रैक्टर का आवाज या ट्रक का आवाज, तो हॉर्न भी मिलते होंगे, तो वो आप लोग वो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग कमेंट में भी हमसे कहेंगे सर बहुत सारी आवाजें आती हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक नहीं है। ठीक है, तो उसको आपको सुनना ही होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी के आंशिक दाब क्रमशः क्या है, पी ए पी बी और पी सी हमने मान लिया है, और हमने मान लिया कि कुल दाब जो है वो क्या है, पी ओ। तो ऐसे समय में जो डाल्टन का आंशिक दाब नियम है उनके अनुसार क्या होगा, तो ऐसे समय में डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, यहां लिख दे रहे हैं, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार,
अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा कि P कुल, यानी कि जो कुल दाब है वो बराबर किसके होगा, A के आंशिक दाब के प्लस B के आंशिक दाब के प्लस C के आंशिक दाब पे क्या होगा, बराबर होगा। अगर और गैसें हैं तो और इसी तरह जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो यही है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। एक बार और शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक पात्र है, उस पात्र में अगर कई सारी गैसों का मिश्रण भरा है तो उनका जो कुल दाब होगा वो उसमें जितनी भी गैसें हैं उन सभी गैसों के आंशिक दाबों का योगफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका कुल दाब निकालना है तो ए का जो दाब है आंशिक दाब उसको आपको ऐड करना होगा, बी के आंशिक दाब को ऐड करना होगा, सी के आंशिक दाब को ऐड करना होगा, सभी गैसों का आंशिक दाब को ऐड करेंगे तो वही इसका कुल दाब निकल के आ जाएगा। आंशिक दाब क्या होता है हमने समझा दिया कि एक गैस जब अलग से रखा जाएगा तो उसके द्वारा जो उसका खुद का प्रेशर है उसको उसका कहेंगे आंशिक दाब, ठीक है। तो ये आपने सूत्र देख लिया, ठीक है, बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और यहां पर हम लोग देख लेते हैं जो है आंशिक दाब की गणना। कुल दाब से आंशिक दाब की गणना। अभी देखिए आपने यहां देखा कि आंशिक दाब था और आंशिक दाबों को जोड़ेंगे तो कुल दाब निकल के आएगा, यानी ये कुल दाब की आप गणना कर सकते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ आपको कुल दाब मालूम है और ऐसे समय जो भी गैसें यहाँ मिक्स है अगर उनका आंशिक दाब निकालना है तो ऐसे समय हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग इसी सूत्र के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे और एक ऐसा सूत्र बनाएंगे जिससे हम लोग कुल दाब मालूम होने पर गैसों के आंशिक दाब की गणना क्या करें, बड़े आसानी से कर लें। अब देखिए गैसों की आंशिक दाब की गणना आप तभी कर सकते हैं जब उनकी मात्राएं आपको क्या हो मालूम है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना किसी पात्र में ठीक है A B C D या जो भी है, ठीक है, तमाम गैसें हैं कि मोलों की संख्या, मोल मतलब क्या होता है मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैसे मापते हैं, मोल में। तो हमने मान लिया कि मोलों की संख्या क्या हो Na, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इधर, NB NC, ठीक है, ऐसे ठीक है उपस्थित हो तो देखिए क्या होने वाला है। तो यहां पर अगर हम लोग मान लिए हैं हमको आंशिक दाबों की गणना करना, अगर कुल दाब मालूम है तो हम लोग मान लिए कि पात्र में ABCD ये तमाम गैसें उपस्थित है और इनके मोलों की संख्या Na NB NC मतलब इनकी मात्राएं इतनी है, इतने मोल है। अब ऐसे समय में अगर हमको गणना करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से हमको केवल और केवल निकालना है किसका, PA का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, पहले लिख दे रहे हैं यहाँ आदर्श गैस समीकरण ही कि आदर्श गैस समीकरण से आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर क्या होता है nRT होता है। अब यहां से अगर हमको P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा N/V और क्या हो जाएगा RT, होगा कि नहीं। अब यहां से अगर हम ध्यान से देखिए तो अगर यहां से हमको निकालना है PA, ठीक है, PA क्या है, PA जो है कि आपको बताया था, इधर लिखा था हमने कि PA जो है ये क्या है, ABC के आंशिक दाब है। A का आंशिक दाब PA है, B का आंशिक दाब P है, PB है। तो मान लीजिए हमको यहाँ 4 गैस है और हमको A का आंशिक दाब निकालना है PA, तो इसी सूत्र में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या N में और ये क्या हो जाएगा RT अपॉन क्या हो जाएगा। अगर हमको निकालना है PB तो क्या जाएगा NB RT अपॉन क्या जाएगा B। अगर हमको निकालना है PC तो क्या जाएगा NC RT अपॉन क्या जाएगा B, होगा कि नहीं, ठीक है। ये किसका आंशिक दाब है, A का, ये किसका है B का, ये किसका है C का, ये है ही, ठीक है। और ये जब हो गया तो अब यहां से क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इधर आपको बताना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब ये आपको इस तरह मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या होने वाला है, बहुत इजीली ये देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से P कुल बराबर जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, P कुल बराबर आपको मिलेगा यहाँ पर,
ठीक है, लिख दे रहे हैं पहले PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है, प्लस जो भी है सब लिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप P कुल देखेंगे या केवल P लिखते हैं, कुल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ देखिए P A की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, NA अपॉन RT अपॉन V प्लस यहाँ लिख सकते हैं NB RT अपॉन क्या लिख सकते हैं V, और प्लस लिख सकते हैं NC RT अपॉन V। ऐसे ही जितने भी गैसें हैं सबके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमको लग रहा है नीचे का भी मिटाना होगा, तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से P बराबर निकालेंगे तो हम जो चीजें कॉमन है उनको ले लेते हैं। तो कॉमन आपकी क्या है, RT अपॉन क्या है, V कॉमन है, और कोष्टक में हो जाएगा NA प्लस NB प्लस NC प्लस ऐसे से जितने भी मोल है सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए सब में RT अपॉन V है तो RT अपॉन V हमने कॉमन ले लिया और ये हमने सब कोष्टक में ले लिया, ठीक है। ये हमने सब के सब ले लिया कोष्टक में, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये P बराबर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर इसके जगह हम लोग केवल लिख सकते हैं RT अपॉन V और इसके जगह हम लोग केवल लिख सकते हैं इंटू N, ठीक है। जहां आपका N क्या है, N बराबर पात्र में उपस्थित कुल मोलों की संख्या है, कुल मोलो पात्र उपस्थित क्या है, कुल मोलों की संख्या है। ये n क्या है, पात्र में उपस्थित क्या है, कुल मोलों की संख्या है। आपको देखने में ये इसी जैसा लग रहा होगा लेकिन वही आएगा ही, लेकिन यहाँ ये लिखने का मतलब क्या था, ये लिखने का मतलब ये था आपका समझाना कि जो ये n होता है ये आखिर n होता क्या है, तो n ये जो कुल मोल है A B C इन सबका जो योगफल होता है, यानी कि ये जो n है ये क्या है, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ये जितने भी हैं वही होता है यहाँ पर n मतलब कुल मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, ठीक है, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 4, ठीक है। बड़ा ये अब आपका समझे सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आपको निकालना है A का आंशिक दाब, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 4। जब ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर PA अपॉन इधर क्या आ जाएगा P, ठीक है, ये क्या है P कुल है, ठीक है, कुल दाब, और बराबर यहाँ पर आपका जो है जब हम करेंगे तो उधर क्या था NA RT अपॉन क्या था V, और इसके बटे देखिए इधर भी क्या है RT अपॉन V है और इधर क्या है N है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर केवल बचेगा NA अपॉन क्या बचेगा N, ठीक है। यानी कि आपको मिल गया यहाँ पर PA बराबर, P को इस साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा P, ठीक है, ये P क्या है, कुल है, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं कि ये P कुल है, और इधर हो गया NA अपॉन क्या हो गया N, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये आपका एक सूत्र निकल के आ गया, ठीक है। अभी ये सूत्र पूर्ण नहीं हुआ है, एक चीज देखिए ये क्या है, ये आपका आंशिक दाब है, ये कुल दाब है, ये क्या है, ये A की मोलों संख्या, और ये क्या है, कुल मोलों संख्या है, ये N क्या है, कुल मोलों संख्या, यानी Na NB सब है, ये कुल मोलों संख्या है, और ये क्या है, A की मोलों संख्या है। तो आपने जो है कि पढ़ा होगा मोल अंश, ठीक है, हमें लगता है आपने फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा था मोल अंश, ठीक है। तो मोल अंश में आपने पढ़ा होगा कि मोल अंश क्या होता है, तो आपने पढ़ा था कि अगर कहीं पर कई सारे पदार्थ हैं और उनका मिश्रण है, कई सारे पदार्थों का मिश्रण है, तो जिस पदार्थ का हमको मोल अंश निकालना, मतलब कई पदार्थों का मिश्रण है और उस मिश्रण में किसी एक पदार्थ का अंश क्या है, मोल के रूप में उसका अंश क्या है, वही कहलाता है मोल अंश। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि इसको निकालने के लिए जिस पदार्थ का मोल अंश निकालना है उसके मोल को हम लोग लिखते हैं ऊपर, और कुल मोलों की संख्या कहाँ लिखी जाती है, नीचे। अगर किसी जगह किसी का अंश निकालना है तो उसका जो भाग होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और बाकी भाग नीचे। जैसे देखिए अभी हम ये बना दिए, मान लीजिए कि यहाँ पर इसको 4 भागों में बांट दिए, और इसमें मान लीजिए कि इतने भाग में A है, और आपसे पूछा गया कि इस A का इसमें अंश कितना है, तो सिंपल
A का इसमें कितना है 1 भाग और कुल भाग कितना है 4, तो ये निकल गया A का अंश। सेम उसी प्रकार मोल का अंश होता है कि कुल मोलों की संख्या में किसी पदार्थ का जितना अंश मोल निकालना है, मोल के रूप में अंश, वही उसका भाग ऊपर और कुल भाग कहाँ होगा नीचे। तो ये होता है आपका मोल अंश। अगर A का मोल निकालना है तो A की मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या कहाँ होगी नीचे, तो ये इसी को मोल अंश कहते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक सिंबल से जिसको हम लोग चाई कहते हैं। ठीक है, ये चाई अब क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब इसको बहुत लोग x समझते हैं, ये x नहीं होता, ये चाई होता है। मोल अंश को हमेशा हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, चाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PA बराबर P कुल और यहाँ पर होता है चाई ऑफ A। ठीक है, ये अगर A का मोल अंश निकालना है, अगर A का जो है कि आंशिक दाब निकालना है तो कुल दाब और इंटू हो जाएगा, गुणे हो जाएगा क्या जो है A का मोल अंश। अगर आपको B का निकालना है, क्या निकालना है B का आंशिक दाब निकालना है, तो यहाँ पर कुल दाब और गुणे हो जाएगा B का मोल अंश। ठीक है, ये B का मोल अंश। अगर मोल अंश नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा कि इसको निकालने के लिए उस जिसका निकालना है आंशिक दाब उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या नीचे रहेगी, इसके बट्टे हो जाए, इसके गुणे हो जाएगा कुल दाब, तो इससे भी आपका आंशिक दाब निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग जो है कि आंशिक दाब निकालते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग आंशिक दाब निकालते हैं कुल दाब से, और ये भी सीख लिया कि अगर आंशिक दाब मालूम हो तो हम लोग उसको जोड़ के किस प्रकार से कुल दाब भी निकालते हैं। तो दोनों तरीकों का आपने समझ लिया। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो आप 2 बार वीडियो को देखिए, बुक से पढ़िए, बहुत ही सिंपल है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब एक और चीज है कि जैसे कि डाल्टन के आंशिक नियम का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो इसका सबसे अधिक प्रयोग ऐसे किया जाता है कि जैसे कि हम लोग कोई गैस ले लिए, ठीक है, किसी गैस को हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे कहीं पर कोई गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखा होगा कि अधिकतर गैसों को जब हम बनाते हैं तो उसको जल के ऊपर विस्थापित करके जल के ऊपर एकत्रित करते हैं। तो जब जल के ऊपर एकत्रित करते हैं तो ऐसे समय जब उसका प्रेशर हमको ज्ञात करना होता है तो उस जल के ऊपर जो गैस का प्रेशर होता है, उस गैस के साथ साथ उसमें वाष्प के भी कुछ कण होते हैं। जल H2O है तो किसी भी टेम्परेचर पर उसका कुछ वाष्प क्या होगा वहां मिला होगा, वाष्प भी क्या है गैस है। तो ऐसे समय पर हमको केवल उस गैस का हमको प्रेशर न मिलके वहां गैस के साथ साथ उस जल के जो वाष्प होता है उसका प्रेशर उसी में सम्मिलित रूप से मिलता है। तो वैसे समय हम लोग जो वहां प्रेशर नोट करते हैं उस प्रेशर में से हम जल के प्रेशर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वहां पर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का यूज किया जाता है। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का कहां कहां प्रयोग करते हैं। इस तरह हमें नहीं लगता कि आपको बहुत बेटर समझ में आने वाला है। तो इसको मिटा के हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो इसको हटाते हैं और सीधे चलते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आदर्श गैस समीकरण और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर आधारित विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्नों। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो आदर्श गैस समीकरण पर आधारित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 760 mm दाब पर 3.2 ग्राम गैस का आयतन 40 मिलीलीटर है। गैस का अणुभार क्या होगा? तो ये है सिंपल पहला प्रश्न जो है आदर्श गैस समीकरण पर आधारित। अब एक चीज और देखिए, अगर आप कोई प्रश्न देखते हैं तो आखिर कैसे पहचानेंगे कि ये आदर्श गैस समीकरण पर आधारित है? देखिए सिंपल सी बात है कि आपने देखा जो बायल का नियम, चार्ल्स का नियम या गैल-लुसैक का नियम या आवोगाद्रो का नियम, उसमें आप देखते थे कि एक जो कोई भी आपका है ताप, दाब या आयतन देखते थे कि उसका परिवर्तन होता था। यानी उसमें ताप, दाब या आयतन इन विभिन्न चीजों के दो मान दिए रहते थे कि एक ताप से बदल दिया गया है दूसरा ताप, या दूसरे ताप से तीसरा ताप, या एक आयतन को बदला गया है दूसरे आयतन में। तो ये सब बदलाव होते थे। लेकिन अगर आपको कहीं केवल और केवल एक ही बार मान मिले, एक ही बार आयतन मिले, एक ही बार ताप मिले, एक ही बार दाब मिले, तो समझ जाइए कि जब ये एक बार ही आपको मिलते हैं तो ऐसे समय वो जो प्रश्न है वो हल होंगे आदर्श गैस समीकरण पर। तो ये भी आदर्श गैस समीकरण पर हल होगा। और आदर्श गैस समीकरण जैसे ही आप जानिए तुरंत जो है क्या करिए कि उसका सूत्र लिख दीजिए। ये है पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है तो इसका सूत्र आदर्श गैस समीकरण पर है। तो पीवी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, nRT। ठीक है, पीवी बराबर nRT लिख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में आपको द्रव्यमान देके अणुभार पूछा गया है। तो इस सूत्र में तो आपका अणुभार आता नहीं है क्योंकि इसमें आपने मोल के रूप में रख दिया है। तो इस सूत्र को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और इस मोल को तोड़ देंगे और मोल को तोड़ेंगे तो ये भार बटे अणुभार में तोड़ेंगे।
भार को हम लोग यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं द्रव्यमान के रूप में, या हम लोग स्मॉल w से प्रदर्शित कर सकते हैं। जनरली हम लोग w से प्रदर्शित करते हैं, तो इससे मालूम होता है कि वो उसका भार है। ठीक है, द्रव्यमान m से भी प्रदर्शित होता है, लेकिन यहाँ नीचे भी m है, इसलिए हम लोग इसको w बनाते हैं ताकि ये मिक्स ना हो, RT। अब देखिए आपका ये वाला सूत्र मालूम चल गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आपका दिया है, दाब दिया गया है, आयतन दिया गया है, भार भी दिया गया है, इसका मान स्थिरांक पता ही होता है, टेम्परेचर भी दिया गया और अणु भार पूछा गया। तो जो पूछा गया उसको ले जाइए एक तरफ और बाकी छोड़ दीजिए इधर। ये हो गया PV। अब देखिए अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि अब तो बड़ा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, अब हम इसके मान रख देंगे आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ हमने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन के लिए करने से लिए आपको मात्रक जो है उसको उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि यहाँ ये सब किस मात्रक में रखे गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर बगल में कहीं पर लिख देते हैं कि क्या इसमें जो जो चीजें हैं वो कितनी कितनी दी गई हैं और किस मात्रक के रूप में दी गई है। तो देखिए जो W है वो दिया गया है, W भार कितना दिया गया है, वो दिया गया है 3.2 ग्राम। अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग मोल निकालते हैं तो मोल में भार बटे मोलर द्रव्यमान अणु भार होता है, तो भार किसमें होता है, ग्राम में। ठीक से ग्राम में, सही है। ठीक है, आगे देखते हैं R का मान होता है 0.082। ठीक है, और ये होता है लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स, और क्या होता है केल्विन इनवर्स। ये तो फिक्स है इसका मान। अब देखते हैं T दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर T रखते हैं हमेशा केल्विन में, और यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन में बदलने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे 273, तो ऐसे समय हो जाएगा 273 केल्विन। अब ये T बदल गया। फिर हम लोग देखेंगे P दिया है जो आपका वो दिया है 760 mm। अब देखिए P को हम लोग को इसमें कहाँ रखना है, किसमें रखना है, हमको P रखना है यहाँ पर, जो रखना है वो वायुमंडल में रखना है। इसी वजह से हम देखेंगे किसको हमको वायुमंडल में रखना है। ठीक है, ATM में रखना है। पहले ही हम बताए थे कि यहाँ P जो होता है वो वायुमंडल में रखा जाएगा जब R का मान ये वाला रखेंगे। तो P का मान हमको वायुमंडल में चाहिए, लेकिन ये mm में दिया है, तो वायुमंडल में बदलने के लिए हम लोग इस 760 में भाग दे देंगे 760 से। ठीक है, अब ये 760 का क्यों भाग देंगे, क्योंकि सबको पता है कि एक वायुमंडल बराबर होता है 760 mm। जब एक वायुमंडल बराबर 760 होता है, तो अगर हमको mm में को वायुमंडल में बदलना है तो हम mm में किसका भाग देते हैं, 760 का। ठीक है, यहाँ तो संयोग बस 760 है, कुछ भी रहता उसमें हम लोग 760 का भाग देते थे, कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा ATM। यही बदल गया। अब हम लोग V देखते हैं, V कितना दिया है, V दिया है 2240 मिलीलीटर, लेकिन आपको पता है कि यहाँ V जो है उस किसमें होना चाहिए, लीटर में, और यहाँ से किसमें दिया है, ml में दिया है, मिलीलीटर। तो इसको हमको लीटर में बदलने के लिए इसमें किससे भाग देना होगा, 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2.24 लीटर। अब देखिए, अब ये जो चीजें आई हैं अब ये इस रूप में हो गई हैं कि अब आप इनका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही कैलकुलेटिव है या बड़ा जटिल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप ध्यान से सोचेंगे, 1-2 सवाल करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ m की जगह हम लोग रखेंगे W का मान रख सकते हैं 3.2, R का मान 0.082, और T का मान यहाँ देखिए 200 कितना है 73, P का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है 1 ATM, और V का मान आया है 2.24 लीटर। ठीक है, बस अच्छा ये लीटर हटा देते हैं, बस इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बस इसी को मल्टीप्लाई इनटू सब तमाम चीजें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हमने वैसे पहले से ही कैलकुलेशन किया है, तो हमको पहले से ही इसका आंसर मालूम है, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 32। ठीक है, m का मान जो आएगा वो कितना होने वाला है 32। तो अब चूंकि हमको पहले से आंसर है तो हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इतना आएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो देखिए कितने सिंपल से सवाल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ताप पर 28 ग्राम नाइट्रोजन का 2.46 वायुमंडल दाब पर आयतन 10 लीटर होगा। ठीक है, बोला गया किस ताप पर 28 ग्राम N2 का 2.46 वायुमंडल दाब पर आयतन जो होगा क्या होगा 10 लीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए आदर्श गैस वाला समीकरण लगेगा, PV बराबर क्या होगा nRT, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया ताप। ठीक है, आपसे पूछा गया है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो जब टेम्परेचर पूछा जाए तो बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाइए, तो ये PV बराबर क्या होगा nR होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन दिया है। ठीक है, तो फिर से हमको थोड़ा सा ये करना चाहिए था। ठीक है,
पीवी बराबर, ये देखिए ग्राम में दिया है, मोल में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ लेते हैं W अपन किसमें, M में, और ये हो जाता है RT। अब यहाँ से T निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारी चीजें उस तरफ ले जाते हैं, PV और ये M हो जाता है अपॉन W और अपॉन क्या हो जाता है R। ठीक है, अब यहाँ हमको देख लेना है किसका मान क्या दिया गया है, P का मान देखिए कितना दिया गया है 2.46 ATM। ठीक है, और इसके बाद आपसे यहाँ पर V का मान दिया गया है 10 लीटर। ठीक है, लीटर में है। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है जो है स्मॉल w यानी भार जो है क्या है 28 ग्राम है। ठीक है, और इसके बाद R का मान सबको पता है, ये R का मान पहले से लिखा है। ठीक है, और इसके बाद M का मान हम लोग जानते हैं कि गैस कौन है, N2 है। नाइट्रोजन गैस के लिए जो M का मान होता है कितना होता है 28 होता है, 14 होता है अणुभार, 14 28 हमने निकालना सिखाया था। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया था जिसमें केवल और केवल आप अणुभार निकालना ही सीखेंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और बाहर निकालने आपको नहीं आता है तो आप अभी भी देख सकते हैं इधर ऊपर आई बटन से। ठीक है, तो M बराबर कितना होगा 28। ठीक है, अब ये आपका सब कुछ आ गया, अब इसमें केवल और केवल मान रखना है, तो हम लोग मान रख देते हैं, तो इस साइड रख देते हैं। T बराबर, T का मान कितना है 2.46 इंटू V का मान कितना है 10 और M का मान कितना है 28 और बट्टे W का मान कितना दिया गया है 28 और R का मान है 0.082। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो है कि इसको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए इसको इधर उधर हटाते हैं तो ऊपर आपका हो जाएगा 246। ठीक है, और यहाँ ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ जब हम लोग 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केवल हो जाएगा 82 और ऊपर हम लोग 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 00। ठीक है, तो ये वाला आपका कंडीशन ये पूरा बन के आएगा, बस इसी को हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा करके हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 41 और ये जाएगा 1 2 3 0 0। ठीक है, तो अब डिवाइड हम लोग कर देते हैं, इधर कर देते हैं क्योंकि बड़ा ही लंबा डिवाइड है और हमको आंसर भी नहीं पता इसका, तो इसको करेंगे तो ये 3 बार में हमें लगता है पूरा जा रहा है, 3 4 3 12, तो बड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, ये हो गया 300, कितना हो गया इसका आंसर कितना हो गया 300 और एक इसमें आएगा केल्विन में, 300 केल्विन आएगा आंसर। लेकिन आपका जो आंसर दिया रहेगा वो केल्विन में नहीं होता है, वो पता है वो होता है डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इस 300 में से हम -273 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में आंसर हो गया, ये केल्विन में आंसर हो गया। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न और इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर आयतन ज्ञात करें। बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी आदर्श गैस समीकरण लगेगा और हमने बताया था कि आदर्श गैस समीकरण जो होता है वो कब कब लगता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका मात्रा दे दिया गया ग्राम में और ये मोल में है, तो हम लोग इसको ग्राम वाले फॉर्मेट में तोड़ लेंगे, यानी भार बटे कर लेंगे अणु भार। ठीक है, अब जो जो चीजें आपको मालूम है सब कुछ यहाँ लिख दीजिए। तो पूछा क्या गया है आपसे, आयतन पूछा गया है। ठीक है, तो आयतन V आपसे पूछा गया है, तो V छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको दी गई होंगी। देखिए P कितना दिया गया है, देखिए बोला गया एसटीपी। एसटीपी क्या मतलब होता है, मानक ताप दाब, और मानक जो दाब होता है वो क्या होता है 1 ATM, यानी एसटीपी के रूप में आपको बता दे रहा है कि वहां का जो दाब है वो कितना है 1 वायुमंडल है। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला है ताप, देखिए ताप, इसमें ताप इसमें कितना होता है 273 केल्विन। एसटीपी पर जो ताप होता है 273 केल्विन माना जाता है। ठीक है, आपको ये और ये आपका डब्ल्यू का मान दे दिया है कि डब्ल्यू का मान कितना है 11 ग्राम है। ठीक है, एम का मान निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एम का मान निकालेंगे तो आपको पता है 12 प्लस ये कितना हो गया 32 बराबर कितना हो गया 44। ठीक है, तो निकालने आता ही होगा। आर का मान पता है 0.082। ठीक है, मात्रक लिख लीजिएगा। सारी चीजें हमें लगता है कि कंफर्म मालूम चल गया। वी निकालना है तो वी बराबर यहाँ पे W अपॉन M इंटू पी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा RT। ठीक है, W का मान 11, R का मान 0.082, T का मान कितना है 273 अपॉन M का मान कितना है 44, P का मान कितना है 1। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, बड़ा सिंपल है। हमें लगता है कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। ये देखिए 4 से कट गया। ठीक है, 4 बार में, और हमें लगता है इससे हम लोग 4 से काटेंगे तो ये वाला भी कट जाएगा। ठीक है, ये 0.0 और यहाँ हो जाएगा कितना 2 और ये 0 और ये क्या हो जाएगा 4 से काटेंगे 5। ठीक है, तो इतना आपका होने वाला है। ठीक है, 0.0। अब इसको बस हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 273 इंटू कर लेते हैं 205 कर लेते हैं
जीरो वाला बाद में समझा जाएगा। ये 15 हो गया और 5 या क्या हो गया 15, 7 5 35, 5 3 हो गया, 1 मिनट फिर से करते हैं। 5 या 15, 1 आ गया, 7 5 35 36 हो गया, यहाँ 3 आ गया, 5 2 10 3 क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये तो जीरो वाला फॉर्मेट है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1 आ गया, 2 दूनी 4 1 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से करते हैं 5 6 9 4 1 5 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये वाला आपका आ गया। और अगर हमको ये दशमलव वाला प्रयोग करना है, देखिए यहाँ पर ये दशमलव लगा है, ठीक है। 4 अंक पर दशमलव लगा है तो 4 अंक पर यहाँ लगा देते हैं, तो ये आ गया 5.5965, ठीक है। या इसको हम लोग मतलब नॉर्मल तौर पर लिख सकते हैं 5.6 ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 6 से क्या है बराबर है, ठीक है। तो लगभग 5.6 लिख सकते हैं क्या लीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल आंसर है, समझ गए होंगे आप। अगला देख लेते हैं इस पर एक और लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न है एनटीवी पर किसी गैस की 0.1 ग्राम का आयतन 56 मिलीलीटर है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करें, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल है, देख लेते हैं, ठीक है। इसी में देख लेते हैं हम लोग, या इसको मिटा के इधर देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, ठीक है। चौथा प्रश्न बोला है कि एनटीपी पर किसी गैस की 0.1 ग्राम का आयतन 56 मिलीलीटर है, इस गैस का अणुभार ज्ञात करें। फिर से सूत्र लगेगा पीवी बराबर NRT, ठीक है। और हमको पता है यहाँ अणुभार पूछा है तो क्या लगेगा W/m लगेगा। m एक साइड ले जाएंगे और इधर जाएगा WRT अपॉन क्या आ जाएगा PV, ठीक है। बस हमको सबका मान यहाँ पर रखना है, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं। आप तो ये समझ ही गए होंगे, इसको आपको लिख के करना है। अगर ये आप लिख के करते हैं तो सब कुछ बड़ा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। W का मान ग्राम में होना चाहिए, देखिए दिया गया है कितना है 0.1 ग्राम, R का मान 0.082, T का मान एनटीपी बोला है, एनटीपी मतलब कितना होता है 273, एनटीपी पर जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 273, दाब 1 होता है, और आयतन आपसे पूछा है बोला गया है कितना 56 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ 56 अपॉन क्या आ जाएगा 1000। अब देखिए V बराबर क्या है 56 मिलीलीटर है, ml है, लेकिन हमको पता है कि ये हमेशा लीटर में होगा तो इसमें किससे भाग देंगे 1000 से, तो वही यहाँ पर मैं लिख दिया है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर इसको पहले 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 41, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। ये 28 आपका हो गया। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ और होगा यहाँ पर। तो 3 से तो ये कटने वाला नहीं है, चलिए हमें लगता कुछ और सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि m लेते हैं और ऊपर जो है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये 1000 ऊपर जाएगा, तो ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.1 तो रहेगा ही, और ये केवल और केवल हो जाएगा 41, ठीक है। ये केवल 41 और ये हो जाएगा 273 और अपॉन हो जाएगा ये 28, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो इस यम का कुछ मान आने वाला है, ठीक है। तो इसका क्या मान आएगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, या आप हमें लगता है आप सिंपल इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 40, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 40 मिल जाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इस तरह मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम आपका ही वेस्ट होगा। तो इस तरह आपने ये प्रश्न देखे। अब हम लोग बाकी के प्रश्न आप इस पर आदर्श गैस समीकरण में खुद से करिएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर आधारित प्रश्न, उस पर भी 3-4 प्रश्न देख लेते हैं, तो वो भी आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बताते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम पर आधारित प्रश्नों को, यानी कि आज का 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस जल के ऊपर एकत्रित की गई। नम गैस का कुल दाब 785 mmHg था। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर जली वाष्प दाब 23.8 mm है तो शुष्क गैस का दाब कितना होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन है बड़ा ही सिंपल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये आपका 5वां है, और 5वें क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस को जल के ऊपर एकत्रित किया गया, मतलब कोई रिएक्शन करके वहां से गैस निकाला जा रहा है और उस गैस को जल के ऊपर एकत्रित किया जा रहा है। और जल को एकत्रित, वहां पर जो गैस है एकत्रित करने के बाद जब उसका कुल दाब निकाला गया उस गैस का, तो उसका जो कुल दाब यानी कि जो पी मिला, वो पी कितना मिल गया, वो मिल गया 785 mmHg मिल गया, ठीक है। ये आपका Hg मतलब क्या होता है, पारा। जब भी कहीं दाब मापी में पारा भरा जाता है तो इतनी ऊंचाई तक पारा गया है दाब मापी में, ये हो गया कुल दाब। अब इसके बाद पूछा जा रहा है
कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पर कराया गया और बोला जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जली वाष्प दाब है, यानी कि जो जल का वाष्प दाब है P ऑफ H2O, यानी P का जो उसमें वाष्प दाब है वो कितना है, वो है 23.8 mmHg। ठीक है, और आपसे शुष्क गैस का दाब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कैसे लगेगा। जल के ऊपर गैस एकत्रित की गई, अब उस गैस में अब जल के ऊपर एकत्रित किया जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऐसा तो नहीं होगा केवल गैस होगा, जल का भी कुछ वाष्प का कण वहां होगा। तो वही बोला गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का भी, उस जो गैस एकत्रित की गई उसमें जल के भी कुछ वाष्प चले गए, और ऐसे समय कुल दाब जो हो गया वो इतना हो गया। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आंशिक दाब है, यानी जो जल के कणों द्वारा लगाया गया दाब होता है, वो क्या है 23.8 mmHg। तो आपसे शुष्क गैस का दाब पूछा जा रहा है। पी क्या पूछा जा रहा है, शुष्क गैस। ठीक है, यानी केवल और केवल जो गैस है उसी का आंशिक दाब आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हमको निकालना है पी, ठीक है, ये पी कुल जो है यहाँ ऊपर ये पी कुल है, तो पी कुल बराबर आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, पी ऑफ जल का वाष्प दाब, ठीक है, पी ऑफ किसका, जल वाष्प, और प्लस क्या आ जाएगा, पी किसका आ जाएगा, शुष्क गैस। और यहां से आपको निकालना है पी शुष्क गैस, यानी केवल इस गैस का जो है आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, इस गैस का केवल दाब। तो ऐसे समय आप कुल में से जलवाष्प घटा देंगे, यानी पी कुल में से हमको किसको माइनस करना होता है, पी जलवाष्प। ठीक है, तो पी कुल कितना दिया है 785, और ये कितना दिया है 23.8, तो माइनस कर दीजिए। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो बड़ा ही सिंपल है, कर दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा 2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और इसके बाद जो यहाँ होगा उसमें से आपका 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा mmHg। तो यही हो गया, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और इसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखते हैं जो इसका अगला लेवल है। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है वो है कि X और Y दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब 800 mm है। यदि मिश्रण में गैस X के 0.2 मोल और गैस B के 0.6 मोल है तो गैसों के आंशिक दाबों की गणना कीजिए। देखिए बोल दिया गया एक मिश्रण है, उसमें X है, ठीक है, और बोला गया है कि X के जो मोलों की संख्या है N ऑफ X वो कितना है 0.2 मोल, और जो यहाँ पर Y है उसके मोलों की संख्या दे दिया गया है कि N ऑफ Y जो है वो 0.6 मोल है। और ऐसे समय में बोल दिया गया कि इसका जो कुल दाब है, जो मिश्रण है P कुल, जो दोनों गैसों को मिलाया गया है इतना इतना मात्रा में, तो उसका जो कुल दाब है वो कुल दाब बोल दिया गया कि 800 mm है। और ऐसे समय पूछ रहा है आपसे कि X और Y के आंशिक दाब क्या होंगे, यानी उस मिश्रण में केवल X गैस का दाब क्या होगा और उस मिश्रण में केवल Y गैसों के द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा। तो आपको पता ही है आंशिक दाब के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको निकालना है P ऑफ X, ठीक है, यानी कि X का आंशिक दाब, ये P ऑफ X यानी X का आंशिक दाब, तो उसके लिए हमने सूत्र बताया था कि उसके लिए होगा P कुल और चाई ऑफ क्या हो जाएगा X। ठीक है, चाई ऑफ X मतलब X का मोल अंश। ठीक है, Px निकालना है तो P कुल बटे X का जो होगा वो क्या होगा, मोल अंश, वही यहाँ पे हो जाएगा। तो P कुल देखिए क्या है, P कुल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए सिंपल बनाने के लिए। मोल अंश का मतलब क्या होता है, मोल अंश का मतलब कि X के मोलों की संख्या जो होगी कहाँ होगी, ऊपर, और कुल मोलों की संख्या कहाँ होगी, नीचे। तो X की मोलों की संख्या हम लोग ऊपर लिख देंगे, इसका अगर X का मोल अंश निकालना है तो उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोल अंश नीचे। ठीक है, तो कुल मोल अंश क्या है, यहाँ कुल मोल क्या है, कुल मोल है NX प्लस N क्या है, Y। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मोल अंश अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मोल अंश का यही मतलब होता है कि किसी का मोल अंश निकालना तो उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या कहाँ होगी, नीचे। तो ये देखिए, ये इसके मोलों की संख्या ऊपर और यहाँ कुल मोल क्या है, इसके मोल और इसके मोल वही कुल मोल होंगे, तो NX प्लस NY ये कहाँ होंगे, नीचे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको अब सॉल्व कर देखते हैं, बड़ा सिंपल है। P कुल का मान कितना है 800 और इंटू NX का मान क्या है 0.2 अपॉन इसका मान जो है ये 0.2 प्लस 0. क्या है 6। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये 800 इंटू 0.2 अपॉन जो हो जाएगा ये 0. क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 800 इंटू देखिए 2/8 हो जाएगा, दशमलव हटा दिए, 8 से कटेगा तो कितना हो गया 100, यानी ये क्या हो गया 200 mm। तो 200 mm किसका हो गया, यहाँ पर Px जो हो गया वो कितना हो गया 200 mm।
ठीक है। अब पी वाई निकालना है तो अब ऐसा नहीं कि फिर से हम ये सूत्र लगाएं पी वाई बराबर पी कुल और ये जो चाय है ये पी वाई है इसका मोल अंश का, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको पता है टोटल दाब 800 mm है और यक्स का इतना आ गया तो बचा हुआ किसका होगा, वाई का। तो ऐसे समय हम लोग यहाँ पी वाई निकालने के लिए 800 में से 200 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये बचेगा 600 mm और ये 600 mm किसका है, वाई का है। ठीक है, कैसे निकला है, कुल इतना था, कुल में से हमने यक्स का निकाल दिया तो जो बचा होगा वही वाई का होगा, तो वाई का है 600 mm। ठीक है, ये था 6वां प्रश्न। चलिए इसको मिटा के हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। आइए हम लोग देख लेते हैं 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न है, एक पात्र में ऑक्सीजन गैस के 64 ग्राम तथा नाइट्रोजन गैस के 28 ग्राम व H2 के 4 ग्राम रखे गए हैं। यदि मिश्रण का कुल दाब 1000 mmHg हो तो प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है कि ये गैस में क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन है और इसके साथ साथ कौन है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 3 गैसें हैं और बोला गया है कि ऑक्सीजन जो है वो आपका है 64 ग्राम, नाइट्रोजन जो है वो कितना है 28 ग्राम और हाइड्रोजन जो है वो कितना है 4 ग्राम। ये सभी है और बोला गया कि इनको एक ही पात्र में रखा गया है और रखने के बाद इनके द्वारा जो कुल दाब है पी कुल वो कितना है 1000 mm है। 1000 mm यहाँ पर है, तो ऐसे समय पूछा जा रहा है कि इन सबका आंशिक दाब क्या है, यानी पूछा जा रहा है कि पी O2, ठीक है, O2 का आंशिक दाब क्या है, पी N2 क्या है, और इसके बाद पूछा जा रहा है कि पी H2 क्या है। ठीक है, तो सबको ये पता होगा, आप तो पता चली गया होगा कि अगर हमको निकालना है PO2 तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पी कुल और इनटू हमको करना होगा क्या, पी कुल इनटू हमको चाहिए जो है यन ऑफ यन, या हम लोग इनटू ये हो जाएगा चाई ऑफ किसका, O2। ठीक है, पी कुल में जब हम लोग ऑक्सीजन के मोल अंश का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा जो है पी का आंशिक ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ठीक है, पी कुल दाब में हम ऑक्सीजन के मोल अंश या मोल प्रभार का जब गुणा करेंगे तो ऐसे समय हमें जो ऑक्सीजन है उसके आंशिक दाब का पता चल जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी कुल बराबर, अगर यहाँ पर मोल अंश को बदलेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन के मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या क्या होगी, नीचे। तब भी मोल अंश का मतलब, ऑक्सीजन के मोल अंश का मतलब उसके मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या क्या होगी, नीचे। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये यन ऑफ क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या यन ऑफ O2 प्लस यन ऑफ H2 प्लस यन ऑफ क्या हो जाएगा, N2। ये क्या है, ये कुल मोलों की संख्या है। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, तो यहाँ से भी निकल के आ सकता है। अब यही मेन सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको इन सबके मोलों की संख्या चाहिए और आप देख रहे हैं तो यहाँ तो इनका सबका भार दिया गया है। तो अगर भार को आपको मोल में बदलना है तो आपको पता है कि O2 के मोल निकालने हैं, तो ऐसे समय W आपको O2 चाहिए बटे आपको यम आप क्या चाहिए, O2। ठीक है, W यानी कि O2 का भार बटे O2 का क्या था, ये मोलर द्रव्यमान। ठीक है, या अणु भार। तो ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ इसका भार दिया गया है 64 और आपको पता है कि जो मोलर द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 32। इसीलिए हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था कि आप मोलर द्रव्यमान या अणु भार निकालना सीख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, O2। इसी तरह N2 का निकालेंगे तो सेम यही कंडीशन होगा, W ऑफ आपका हो जाएगा N2 अपन यम ऑफ आपका क्या हो जाएगा, N2। तो ये आपका W दिया है 28 और जो M होता है अणु भार होता है नाइट्रोजन का, वो भी क्या होता है 28, तो क्या हो गया 1 मोल। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग H2 देखेंगे तो H2 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो H2 का ये हो जाएगा W ऑफ ये H2 अपॉन M ऑफ क्या आ जाएगा, H2। तो ये W आपका H2 का क्या है 4 और H2 यानी हाइड्रोजन का जो होता है मोलर द्रव्यमान कितना आता है 2, तो हो जाएगा 2 मोल। अब यहाँ से आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। अगर ये निकालना है तो पी कुल क्या था 1000 इंटू यन के मोलों की संख्या कितना है 2 और कुल मोलों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 2 कितने हैं 5, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 5। ठीक है, और 5 लिखेंगे तो बस यही से कर देंगे, तो ये आपका 200 में कट जाएगा, 2 दूनी क्या हो गया 400 mm। इसका 400 mm अगर पी ऑफ हमको N2 निकालना है, ठीक है, तो पी कुल इसमें भी लगेगा, डायरेक्ट कर देते हैं 1000 इंटू N2 के मोलों की संख्या कितनी है 1 मोल अपॉन कुल मोलों की संख्या तो सेम रहेगा 5, यहाँ से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 mm। अगर हमको H2 का निकालना है P ऑफ H2 के मोलों के, तो अब फिर ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, जनरली हम लोग क्या करेंगे कि 1000 में से घटा देंगे P किसका O2 माइनस P N2। ठीक है, क्योंकि हमको पता है टोटल 1000 है, इन दोनों का निकल आया तो इसमें से इन दोनों को घटा देते, जो बचेगा वो हाइड्रोजन का होगा।
तो 1000 में से घटाएंगे ये 400 माइनस 200, तो ये बचेगा कितना 400। तो 400 mm किसका आंशिक दाब होगा, H2 को होगा। तो इस तरह ये वाला प्रश्न भी आपने देख लिया। चलिए देखते हैं आज के लिए लास्ट प्रश्न, एक और हम लोग लास्ट प्रश्न आज के लिए देख लेते हैं। तो इसको मिटा के हम लोग एक और लास्ट प्रश्न जरूर देखेंगे, क्योंकि हमें आइए देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो है 8वां प्रश्न। और प्रश्न आपका यहाँ पर है कि समान ताप पर गैस ए के 125 मिलीलीटर 60 वायुमंडल दाब पर और गैस बी के 150 मिलीलीटर 80 वायुमंडल दाब पर 1 लीटर के पात्र में भरे गए, उसी ताप पर मिश्रण का कुल दाब कितना होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तो आप लोग तो आंसर अपने आप ला देंगे। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए आपका एक गैस है और उस गैस का 125 ml लिया जाता है और उस समय उसका दाब जो था वो कितना था, दाब उसका था 60 वायुमंडल। और इसको 60 वायुमंडल दाब पर 125 ml जो गैस है उसको भर दिया गया कहाँ, 1 लीटर के पात्र में। और इसके बाद बोला गया कि बी एक और गैस है, उसका 150 ml लिया गया और उसको लिया गया कितने दाब पर, उसको लिया गया 180 वायुमंडल दाब पर और उसको भी 1 लीटर के पात्र में भर दिया गया। ठीक है, और इन दोनों को एक ही पात्र में भर दिया गया, 1 लीटर के पात्र में भर दिया गया। ये इतना गैस था इस दाब पर, ये था इतना गैस इस दाब पर। अब पूछा जा रहा है कि अब जिस पात्र में भर दिया गया है दोनों गैसों को, अब उस पात्र में जो मिश्रण, ये ए और बी का मिश्रण हो गया, तो उसका कुल दाब कितना होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 लीटर के पात्र में भरा गया, इतना इतना इतने दाब पर। तो सिंपल सी बात है कि आपको आयतन यहाँ का पता चल गया कि इस जगह का आयतन जो है 1 लीटर, लेकिन ये जब 125 ml को 1 लीटर में बनाएंगे तो इसका दाब 60 atm से यहाँ कितना हो गया वो हमको नहीं मालूम है। तो हम लोग सबसे पहले यही निकाल लेते हैं कि पात्र के अंदर जो ए है, जो पात्र के अंदर ए है, इसका दाब कितना होगा और पात्र के अंदर बी का दाब कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से बहुत जरूरी देखिए कि यहाँ आपने आयतन को बदल दिया, यहाँ 125 ml से 1 लीटर कर दिया और आयतन को बदले हैं तो जाहिर सी बात है दाब भी बदलेगा। अब जब और ताप स्थिर है तो आपने जाना कि स्थिर ताप पर जब हम लोग आयतन और दाब को बदलते हैं तो ऐसे समय में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं कि कितना दाब वहां होगा, वहां किसका नियम लगता है, वहां लगता है बायल का नियम। स्थिर ताप पर नियम लगने वाला क्या है, बायल का नियम। क्वेश्चन में बोला गया है कि ताप स्थिर है, तो पहले हम बायल के नियम से इस पात्र में हम लोग निकाल लेंगे कि इसमें उस गैस का दाब क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बायल के नियम से बायल के नियम हम लोग जानते हैं कि बायल का नियम जो होता है वो होता है P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। ठीक है, तो हमको यहां से निकालना है। तो अब हमको देख लेते हैं यहाँ पर P1 आपका कितना है, यहाँ लिख देते हैं कि P1 दे दिया गया है 60 atm और P2 जब इसके अंदर भर दिया जाएगा तो कितना दाब है ये मालूम नहीं है और हमको V1 इसके लिए मालूम है, ये लिख दे रहे हैं A के लिए। ठीक है, ए के लिए, ये गैस ए के लिए यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, गैस ए के लिए V1 क्या है 125 ml है और V2 कितना है 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब कितना हो गया 1000 ml। अब यहाँ से हमको P2 निकालना है तो P2 बराबर आपका हो जाएगा P1 V1 अपॉन क्या आ जाएगा V2। P1 का मान लिख देते हैं 60 है। ठीक है, V1 का मान लिख देते हैं 125 है और इसके बाद V2 का मान रख देते हैं 1000 है। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और हमें लगता है ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए काट ही देते हैं। 25 से काटेंगे तो ये 5 आएगा और 25 से काटेंगे तो ये आएगा 4। ठीक है, 4 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 15/2 यानी कि हो जाएगा 7.5। 7.5 क्या हो जाएगा ATM हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वायुमंडल में दिया है तो यहाँ भी किसमें होगा, वायुमंडल में। अब यही हम बी के लिए निकालेंगे, बी के लिए। अब बी के लिए भी वही करेंगे, P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, तो बी के लिए देखिए क्या है, P1 कितना है 80 था ATM। ठीक है, V1 कितना है 150 ml है और इसके बाद देखिए V2 कितना हो गया है 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ml और P2 आपको निकालना है, नहीं पता है तो P2 बराबर P1 V1 अपन क्या हो गया V2। मान रख देते हैं, P1 कितना है 80, V1 कितना है 150 और इसके बाद V2 कितना है 1000। ये काट दिए 000। ठीक है, और यहाँ काटने के बाद अच्छा ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये 80 है। ठीक है, तो ये केवल 2 ही 0 कटेगा यहाँ पर और इसके बाद ये 15 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 में हम लोग इसका भाग देंगे तो केवल ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 ATM।
ठीक है, ये क्या हो गया P2, ठीक है। या सिंपल इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये आपका P2 हो गया, ठीक है, ये आपका P2 और ये भी P2 हो गया, ठीक है। ये A के लिए था, ये B के लिए था। अब ध्यान से देखिए, अब इस पात्र के अंदर जो A का दाब है, ये P2 क्या है, A का दाब है किसके अंदर, पात्र के अंदर, वो है 7.5 ATM। और इसी पात्र के अंदर जो B का दाब है पात्र के अंदर, 1 लीटर के पात्र में, वो PV बराबर क्या है, 12 ATM। और इसके अंदर इस पात्र, जो ये पात्र है 1 लीटर का, इसके अंदर पूछा गया है कि इसके अंदर कुल मिश्रण का दाब क्या होगा। तो आपको पता है कि P कुल बराबर हो जाएगा PA का दाब प्लस PB का दाब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। और A का दाब है 7.5 और B का है 12, जोड़ेंगे तो 12 साथ कितना हो जाएगा, 19.5 ATM। और ये हो गया आंसर, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपली ये भी सॉल्व हो गया। ऐसे भी आपको प्रश्न मिलेंगे। देखिए, आपको प्रश्न बहुत तरह के मिल जाएंगे, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा। अगर आप 2, 4, 5, 10 प्रश्नों को लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाए। एक बार अगर आपने सीख लिया ना कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उस पर कौन सा फार्मूला लगाना है या वो किस तरीके का है। जैसे ये नहीं है कि अब आप डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का प्रश्न हल कर रहे हैं तो उसमें बायल का नियम का प्रयोग नहीं हो सकता या आदर्श गैस के समीकरण का प्रयोग नहीं होगा। सभी लगेगा। बस आपको सोचना है कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। और उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप 10-20 प्रश्न कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, नए प्रश्न आएंगे तो समझ में आएगा इसमें ये चीजें करनी है। तो देखिए, हमें लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए ये वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर नए टॉपिक। तब तक के लिए